नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक कीड़ा में। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर भारत के मैदान और प्रायद्वीपीय भारत के तटीय मैदान के बारे में पढ़ने वाले हैं। तट हमने क्यों बोला? क्योंकि ये समुद्र के किनारे है। और उत्तर भारत के मैदान हमने क्यों बोला? क्योंकि वहाँ पर समुद्र नहीं है, वो नदियों के मैदान को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले हम लोग जानते हैं तट या फिर मैदान होते क्या हैं। अगर हम प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं तो हमारा प्रायद्वीपीय भारत ऐसे है। हमारा प्रायद्वीपीय भारत ऐसे है। ठीक है, हमारा प्रायद्वीपीय भारत ऐसे है। ऐसे इन द सेंस कि अगर इसको हम पश्चिमी घाट रखते हैं, इसको पश्चिमी घाट पर्वत मानते हैं और इसको पूर्वी घाट पर्वत मानते हैं, तो हमारा पश्चिम से पूरब की तरफ ढाल देख रहे हैं आप पूरा। ठीक है, ढाल किधर है? पूरब की तरफ है। और ये हमारी पूरी पहाड़ी है। ठीक है, ये क्या है? ये पूरी पहाड़ी है और ये भी पूरी पहाड़ी है। ठीक है, इसको हम लोग पश्चिमी घाट पर्वत बोलते हैं, इसको हम लोग पूर्वी घाट पर्वत बोलते हैं। अब हम तट कैसे जानते हैं? हमने आपको बताया था कि हमारा जो इंडिया है वो अफ्रीका से कटकर अलग हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे अलग हुआ है मैंने पूरा आपको पिछले वीडियो में बताया है। आज हम बस जाने कि अलग हुआ है और यहाँ पर पूरी नदियाँ, यहाँ से नदियाँ बहती हैं। ठीक है, ये समुद्र है, मान लो ये अरब सागर है, मान लो क्या ये है ही। ठीक है, ये अरब सागर है और इस साइड क्या है? बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। अब क्या है, यहाँ से सैकड़ों नदियाँ बहती हुई आराम से जाती हैं। ठीक है, और वैसे इधर पश्चिमी घाट पे तो छोटी छोटी नदियाँ बहती हैं, यहीं से बहेंगी यहीं गिर जाएंगी, यहीं पर बहेंगी यहीं गिर जाएंगी। तो ये क्या कर रहे हैं, पूरी नदियाँ काट काट के जो नदियाँ बहती हैं, तो एक कहीं न कहीं से ऊंचे स्थानों से निकलती हैं या फिर पहाड़ों से निकलती हैं, ग्लेशियर से निकलती हैं, झील से निकलती हैं। तो उनका ढाल किधर होता है? जिधर उन्हें ढाल का निचला दिखता है, निचला एरिया में ही गंगा नदी या फिर कोई नदी बहती है। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, यहाँ से बहते हुए मिट्टी, कंकड़, पत्थर, जिसको हम लोग बोलते हैं जलोढ़ निक्षेप। क्या बोलते हैं? जलोढ़ निक्षेप। जलोढ़ निक्षेप को ये नदियाँ लेकर आती हैं और यहाँ पर समुद्र में अपना मिट्टी, कंकड़, पत्थर जो भी लेकर आती हैं इसमें गिरा देती हैं। ठीक है, आपने महसूस किया होगा कभी भी, जैसे आप इलाहाबाद चले जाइए संगम में, या फिर आप बनारस चले जाइए, तो यहाँ पर क्या हुआ, नदियाँ जब बारिश होती है ना, तो नदियाँ बढ़ जाती हैं, बहुत ज़्यादा शहर के अंदर तक घुस जाती हैं। उसके बाद जब नदियाँ पीछे हटती हैं, जब बारिश कम होती है, तो पूरा का पूरा मिट्टी फैला के पहला पूरा मिट्टी फैला देती हैं। वो क्या होता है, वही एक जलोढ़ निक्षेप है। ठीक है, वो जलोढ़ निक्षेप ऐसे ये एक नदी ने इतना मिट्टी डाला होगा, आपने देखा होगा नॉर्मली, या फिर आपके गांव में भी छोटी मोटी अगर नदियाँ होंगी तो आप देख सकते हैं कि जब बारिश होता है तो काफ़ी दूर तक वो नदी बहकर आती है। उसके बाद जैसे ही वो नदी बारिश खत्म होता है पीछे जाती है, तो वहाँ पर एक मिट्टी का एक परत जम जाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं जलोढ़ निक्षेप। वैसे ही वो तो एक छोटी सी नदी का एक छोटा सा पार्ट होता है, लेकिन जब सैकड़ों नदियाँ अपना मिट्टी या कंकड़ पत्थर पूरा समुद्र में गिराएंगे, बंगाल की खाड़ी में, इधर अरब सागर में गिराएंगे, तो क्या होगा, ये पूरा मिट्टी क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, जम जाती है। तो ये वाला एरिया धीरे धीरे ढाल हो जाता है। ये वाला आप देख सकते हैं यहाँ पे। हमारा देखा जाए प्रायद्वीपीय भारत तो यही है, लेकिन ये देखा जाए तो हमारा इतना इंडिया बढ़ गया है। ये पूरे विश्व में होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया का ही ये एरिया बढ़ा हुआ है। ये हर जगह जहाँ पर जो भी देश समुद्र के किनारे हैं, वो समुद्र नदियों द्वारा थोड़ा सा तट बन ही जाता है। इसी तट को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि भारत में जो तट हैं उनका अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके से नाम है, उनको जानेंगे। उसके बाद हम लोग उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र को जानेंगे कि उत्तर भारत में कौन कौन से क्षेत्र हैं और किसको क्या बोला जाता है। ठीक है, तो हम लोग को पता चल गया कि तट बनते कैसे हैं, नदियों के जलोढ़ निक्षेप से। तट बनते कैसे हैं, यहाँ पर डालते हैं तट, और इन जलोढ़ निक्षेप से बनते हैं, जलोढ़ निक्षेप से बनते हैं। ठीक है, नदियों के तट हमें पता चल गया। चलो अब हम लोग आगे इसको देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत का तटीय मैदान के बारे में हम लोग जानते हैं। प्रायद्वीपीय भारत का तटीय मैदान
हमारा गुजरात के, अगर देखा जाए तो गुजरात में खंबात की खाड़ी बोल सकते हैं हम लोग, खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी से लेकर, यहाँ लगाते हैं टू लेकर कन्याकुमारी, कन्याकुमारी या फिर केप कैमोरिन, या फिर केप कैमोरिन, कन्याकुमारी कहो चाहे केप कैमोरिन कहो, दोनों एक ही बात है। ये गुजरात से केप कैमोरिन या फिर कन्याकुमारी तक के एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट पर्वत बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पश्चिमी तट, पश्चिमी तट बोलते हैं। अब पश्चिमी तट में कई जगह पर कई जो तट हैं उनका कई जगह नाम अलग अलग है। जैसे पश्चिमी तट में अगर देखा जाए तो 3 भाग में बटे हुए हैं। कौन कौन से? अगर देखा जाए तो 3 भाग में बटे हुए हैं। कौन कौन से? सिंपल से जानते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हमारा गुजरात से अगर देखा जाए तो गुजरात से अगर गोवा तक देखा जाए, गुजरात से गोवा को हम लोग क्या बोलते हैं? कोंकण तट। क्या बोलते हैं? कोंकण तट। अगर ये हुआ गुजरात, ठीक है, और ये हुआ हमारा गोवा, ये एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे? कोंकण तट बोलते हैं। ठीक। अगर गोवा से लेकर मंगलोर, गोवा से मंगलोर देखा जाए तो उसे कन्नड़ तट बोलते हैं। कन्नड़ तट, कन्नड़ तट, कन्नड़ तट बोलते हैं। मंगलोर कहाँ पे है हमारा? मंगलोर अगर देखा जाए तो ये कर्नाटक में है। ठीक है। और उसके बाद तीसरा जो पॉइंट रह जाता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं तीसरा पॉइंट है हमारा मंगलोर से केरल तक। अगर देखा जाए तो ज़्यादातर एरिया केरल में ही पड़ता है, उसको बोलते हैं हम लोग मलाबार तक, मलाबार तट। हमने कितना तट जान लिया? कोंकण तट, कन्नड़ तट और मलाबार तट। ये पश्चिमी घाट पर्वत के भाग हैं। ठीक है। ये गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक या फिर केप कैमोरिन तक के तट को बोला जाता है। अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा एरिया जो है, अगर हम लोग एरिया की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा एरिया किसमें है? सबसे ज़्यादा किसका है? कोंकण तट का है। किस राज्य में ज़्यादा है? तो हम लोग बोलेंगे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा एरिया है, सबसे ज़्यादा एरिया है। यहाँ पे कौन सा तट है? तट की बात कर लेते हैं तो हमारा कोंकण तट है। कोंकण तट का एरिया सबसे ज़्यादा है। ये सिंपल सा आपको बात याद रखनी है। ठीक है। अगर हम सिंपल सा अगर बात करते हैं, हमारा पश्चिमी तट जो होते हैं, पश्चिमी तट में कितने हैं हमारे? पहला कौन सा हो जाएगा? कोंकण तट, कोंकण तट। दूसरा हमारा हो जाएगा कन्नड़ तट, कन्नड़ तट। ये तो बहुत कम पूछता है। ठीक है। तीसरा जो हमारा मलाबार तट है, मलाबार तट है, इसको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये केरल में, सिंपल सा बोल सकते हैं। ये कोंकण कहाँ पे है? महाराष्ट्र। और ये कन्नड़ कहाँ पे है? कर्नाटक। ये कोंकण किस लिए नाम रखा गया है? क्योंकि गोवा में कोंकणी लैंग्वेज बोली जाती है। गोवा में कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? कोंकणी लैंग्वेज बोली जाती है। इसलिए यहाँ के तट को क्या बोल दिया गया? कोंकणी तट। महाराष्ट्र से गोवा तक कोंकणी। हमने यहाँ पर एक एक राज्य लिखा है, आप एक एक मत समझना। यहाँ पर हमने पूरा डिटेल बताया। गुजरात से गोवा कोंकण, और गोवा से मंगलोर कन्नड़ तट। कर्नाटक मंगलोर में है, सॉरी कर्नाटक में मंगलोर है। ठीक है। तो मंगलोर से केरल तक को मलाबार तट कहते हैं, और सॉरी हाँ, मंगलोर से केरल तक का मलाबार तट बोलते हैं।
ये तो हो गया हमारा पश्चिमी घाट का तटीय मैदान। अच्छा, पश्चिमी घाट में कुछ झील भी हैं, ठीक है, लैगून झील। इसको हम लोग थोड़ा सा, यहाँ पे जगह नहीं है, इधर चलते हैं, ठीक है। जैसे क्या बोलते हैं, लैगून झील, लैगून झील, ठीक है। लैगून झील के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब लैगून लैगून झील क्या होती हैं? लैगून झील वो होती हैं जैसे ये समुद्र है पूरा, ठीक है। ये हमारा, ये समुद्र कहाँ तक चला गया, मान लो ये अंदर तक चला गया, ठीक है। इसका पानी कहाँ तक चला गया, ये अंदर तक चला गया। और धीरे 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 क्या हुआ, ये एरिया बढ़ते 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 ये हो गया पूरा रास्ता यहाँ से बंद। पहले तो क्या हुआ था, पूरा नाव लेके यहाँ पॉइंट तक, इस पॉइंट तक चले जाते थे, लेकिन इस पॉइंट तक पहुंच जाते, धीरे धीरे क्या हुआ, ये एरिया ही बंद हो गया। क्या हुआ, ये जमीन जैसे बताया ना, नदियों से तट बनते हैं, तो नदियां यहीं पर जल ज़्यादा गिराने लगी, और धीरे धीरे ये तट ही ब्लॉक हो गया, और ये ब्लॉक हो गया, और ये एक प्रकार की झील बन गई, और समुद्र के खारे पानी से बने झील को लैगून झील बोलते हैं। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, समुद्र से बने खारे पानी के झील को लैगून झील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैगून झील कहते हैं। जैसे केरल में दो नदियां हैं, को केरल में दो झीलें हैं, कौन कौन सी हैं? जैसे केरल की बात करते हैं तो केरल में दो झीलें हैं, कौन है? वेम्बनाड, वेम्बनाड झील, और दूसरी क्या है? दूसरी है अष्टमुदी झील। क्या है? अष्टमुदी झील। अच्छा, केरल के झीलों को कहा कहता है? कयाल बोला जाता है वहाँ। यहाँ के झीलों को क्या बोला जाता है? कयाल। तो केरल में कितनी झील, लैगून झीलें हैं? दो हैं, कौन है? वेम्बनाड और अष्टमुदी झील, ठीक है, ये दो हैं। केरल के झीलों को क्या बोला जाता है? कयाल झील बोला जाता है। अच्छा, नदियों की बात कर लेते हैं। अगर पश्चिमी घाट पर्वत की नदियों की बात करते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, पश्चिमी घाट पर्वत की नदियाँ, ये नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं? एस्चुरी का निर्माण करती हैं, का निर्माण करती हैं। अब एस्चुरी क्या होता है? एस्चुरी वो होता है जो सीधे ढलान से सीधा समुद्र में जल गिराते हैं। अब आप बोलेंगे ये सिर्फ पश्चिमी घाट पर्वत के लिए है, ये ध्यान रखना है। पश्चिमी घाट की पर्वत की सभी नदियां क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाते हैं। अब एस्चुरी क्या होता है? एस्चुरी वो होता है जो सीधा पहाड़ों से निकलकर सीधा समुद्र में अपना जल गिराए, और डेल्टा न बना के सीधा समुद्र में बना जल गिराए। जल गिराने का मतलब होता है कि यहाँ की नदियाँ, जो पश्चिमी घाट पर्वत की नदियाँ होती हैं, वो काफ़ी तीव्र होती हैं, काफ़ी तीव्र होती हैं। अब तीव्र होने का मतलब है कि तेजी से गई और समुद्र में मिल गई। तो जैसे होता है ना कि कहीं ऊपर से पानी गिरता रहे, कहीं समुद्र वगैरह में, तो वहाँ पर एक गाद जैसा बन जाता है, वही एक प्रकार का एस्चुरी है, ठीक है। तो गाद जो नदियों, और नदियों का पानी समुद्र में जाता है, और बहुत, जिसकी स्पीड बहुत तेजी से हो, और वहाँ पर कोई डेल्टा वगैरह ना बने, गाद जैसा बने, तो वहाँ उसको क्या बोलते हैं? एस्चुरी बोलते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत की सभी नदियाँ क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं। अब हम डेल्टा की बात कर लेते हैं। डेल्टा क्या बनाती हैं? डेल्टा क्या होता है? अब हम डेल्टा की बात यहाँ पे करते हैं। अगर डेल्टा की बात करें, जैसे कोई नदी है यहाँ पे बहते हुए, यहाँ पे जा रही है, ठीक है, और ये बॉर्डर हो गया। अब यहाँ पे जाने के बाद इतना ज़्यादा नदियाँ थक जाएं तो आप पूरा छितर बितर हो जाए एकदम, मतलब कि कम से कम कई शाखाओं में नदियाँ ये बढ़ जाती हैं। जैसे ही अपने एरिया में पहुँचती हैं समुद्र के किनारे, ये पहुँचते पहुँचते एकदम थक गई रहती हैं। थक गई इन द सेंस कि एकदम मैदानी क्षेत्र हो जाता है, और पानी बहुत ही स्लो हो जाएगा। इन नदियों का ढाल बहुत ही स्लो हो जाता है, तो ये नदियाँ कई भाग में जगह बना बना के क्या होती हैं? समुद्र में मिल जाती हैं। ये बंगाल की खाड़ी मान लो, ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी मान लो, ये बंगाल की खाड़ी में ये नदियाँ मिल जा रही हैं। मान लो ये गंगा नदी है, ठीक है, ये गंगा नदी यहाँ से निकली है,
जब ये हिमालय से निकलेगी तो इसका स्पीड बहुत तेज होता है। और जैसे ही हिमालय से यानी कि उत्तराखंड से जैसे ही आप इधर आपका उत्तर भारत के मैदान में चलती है नदियाँ धीरे धीरे स्लो होने लगती है, धीरे 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 जाते जाते बांग्लादेश में इतना स्लो हो जाएगी कि नदियाँ कई पार्ट में डिवाइड होके, आप जैसा कि मैप में आप देखेंगे कभी कभी ध्यान से देखिए कि जो गंगा नदी है बांग्लादेश में ये एकदम कई शाखा में टूट के तब समुद्र में मिलती है। कई शाखा में टूटी तो इसका जो कई पार्ट बन गया, इसके बीच वाले एरिया क्या हो गया, मिट्टी हो गया, एक तरह से दलदली क्षेत्र हो गया। ठीक है, ये दलदली क्षेत्र हो गया, ये खारा पानी भी है यहाँ पे समुद्र में, यहाँ पर कुछ हो भी नहीं सकता। अगर सोचो कि हम कुछ उगा लें तो यहाँ पर नहीं उग सकेगा। तो ऐसे ही क्षेत्र को डेल्टा बोलते हैं। यहाँ पर जो समुद्री घास होते हैं, समुद्री घास वगैरह होते हैं वही यहाँ पे होते हैं, जो खारे पानी में पौधे उगते हैं वही यहाँ पे होते हैं। यहाँ पर जीव जंतु बहुत ज़्यादा होते हैं और ये पूरा का पूरा डेल्टा होता है। गंगा नदी जो बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी के पास अपना जल गिराती है, वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। विश्व का, इंडिया का ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। तो हमें डेल्टा से जानना है कि जब नदियां अपने मुहाने में पहुंच जाती हैं, यानी कि समुद्र में जब मिलने वाली होती हैं, तो जब जो स्पीड में रहती हैं वो एस्च्यूरी का निर्माण करती हैं, जो स्लो हो जाती हैं और कई धाराओं में बह के समुद्र में मिलती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। पश्चिमी घाट की पर्वत की नदियां एस्च्यूरी का निर्माण करती हैं, जबकि पूर्वी घाट के पर्वत की जितनी नदियां हैं वो क्या करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। एस्च्यूरी और डेल्टा आपको समझ में आ गया कि नहीं? अगर आ गया तो बढ़िया है, और नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं फिर से बताऊंगा। ठीक है, तो पश्चिमी घाट में अच्छा एस्च्यूरी क्यों बनाती हैं? क्योंकि यही एक पर्वत है, ये एक पश्चिमी घाट पर्वत है। यहाँ से क्या हुआ, यहीं से नदियाँ निकलती हैं और यहीं पे गिर जाती हैं, यहीं पे निकलती हैं, यहीं से गिर जाती हैं, ज़्यादा लंबी दूरी नहीं तय करती है। जबकि जो ये प्रायद्वीपीय भारत का पठार का ढलान है वो पूरब की तरह है, और ये नदियाँ अगर इधर से निकलती हैं तो ये बहते 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 पूरा कहाँ पे आ जाएंगे, पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट में चले जाएंगे। आप जगह 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 देख सकते हैं कि ये नदियाँ काफ़ी ज़्यादा डेल्टा का निर्माण करती हैं। यही कारण है कि तट देर बहुत ज़्यादा बनते रहते हैं। पश्चिमी घाट बहुत ज़्यादा तट का निर्माण नहीं करता है, जबकि पूर्वी घाट बहुत बड़े तट का निर्माण करता है, क्योंकि यहाँ की नदियाँ क्या करती हैं, डेल्टा बनाती हैं। और डेल्टा बनाते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, वो जगह बढ़ता रहता है। तो आपको अगर पूछा जाता है एग्जाम में कि पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण करते हैं या फिर एस्च्यूरी का निर्माण करती हैं, तो हम क्या बताएंगे, एस्च्यूरी का निर्माण करती हैं। मात्र दो ऐसी नदियां हैं जो पूरब साइड से निकलती हैं और पश्चिम में जाती हैं और एस्च्यूरी का निर्माण करती हैं। पूछा जाता है वह कौन सी दो नदियां हैं जो पूरब से निकलती हैं और पश्चिमी मतलब यानी कि खंबा की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं, तो वो नदियां कौन कौन सी हैं? एक नर्मदा है, एक ताप्ती है। ऑप्शन में जो रहेगा आप टिक कर दीजिएगा। ये हमारी खंबात की खाड़ी है। ठीक है, हमें तट के मालूम मालूम हो गया। पश्चिमी घाट में कितने तट हैं? 3 तट हैं, कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट। हमने एस्चुरी के बारे में जान लिया। ठीक है, हमने डेल्टा के बारे में जान लिया। हमने केरल के दो झील को दो लैगून झीलों के बारे में जान लिया। कौन है? वेम्बनाड, अष्टमुदी। ठीक है, केरल के झील को क्या बोला जाता है? कयाल बोला जाता है। हमने लैगून झील किसे कहते हैं वो भी जान लिया हमने। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। अब चलते हैं हम पूर्वी घाट के तटीय मैदान के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलो हम लोग पढ़ते हैं इसको, पूर्वी घाट घाट के तटीय मैदान, इनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पूर्वी घाट के तटीय मैदान, यहाँ पर देखा जाए तो उड़ीसा में उत्कल तट बोला जाता है इसको, और अगर आंध्र प्रदेश में देखा जाए तो उत्तरी सरकार तट है, और तमिलनाडु में इसको कोरोमंडल तट बोलते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि उड़ीसा में इसको क्या बोलते हैं? उत्कल तट, उत्कल तट। और आंध्र प्रदेश में इसको क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार तट। ठीक है, और तमिलनाडु में क्या बोलते हैं इसको?
तमिलनाडु में इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। ठीक है। आंध्र प्रदेश में उत्तरी सरकार तट, तमिलनाडु में इसे कोरोमंडल तट बोलते हैं। और जैसा कि आप लोग मैप में देख सकते हैं, ये आंध्र प्रदेश में उत्कल तट, और सॉरी उड़ीसा में उत्कल तट, और आंध्र प्रदेश में उत्तरी सरकार तट, और तमिलनाडु में इसको कोरोमंडल तट बोलते हैं। जैसे पश्चिमी घाट में हमारे लैगून झीलें होती थी, वैसे ही हमारे पूर्वी घाट में लैगून झीलें हैं। ठीक है। कौन कौन सी लैगून झील है? लैगून झीलों की बात करें तो उड़ीसा में चिल्का झील है, और आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील है। पुलिकट झील, ये पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। ये यहीं पर है ये पुलिकट झील। ठीक है। ये आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु के बॉर्डर पर है, याद रखना है। ठीक है। अगर पुलिकट झील दिया है, इन दोनों स्टेट में से कोई एक स्टेट दिया है तो आप टिक लगा सकते हैं। अगर बात किया जाए कि सबसे ज़्यादा चौड़ाई, सबसे ज़्यादा चौड़ाई कहाँ पे है, कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। अब तमिलनाडु में कौन सा तट है? कोरोमंडल तट। ठीक है। कोरोमंडल तट जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इतना ज़्यादा चौड़ा है। ठीक है। और उत्तरी सरकार इधर देखो ज़्यादा चौड़ा नहीं है, ये हमारा मुख्य भूमि है, ये इधर हमारा तट है। तो तट यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, ये वाला एरिया है तमिलनाडु का। ठीक है। तो कोरोमंडल तट सबसे चौड़ा है। और यहाँ पर कौन सा तट सबसे ज़्यादा था? महाराष्ट्र में कोंकण तट सबसे ज़्यादा चौड़ा था। ठीक है। गुजरात का ये वाला एरिया है जिसको हम लोग क्या बताए थे? कच्छ बताए थे। और ये सौराष्ट्र बताए थे। सौराष्ट्र में हमने एक पहाड़ी बताई थी, गिर पहाड़ी, जहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं सिर्फ गुजरात के गिर में। ठीक है। मैंने इतना बता दिया। अब हम थोड़ा सा जानते हैं उत्तर भारत का तटीय मैदान के बारे में। जानते हैं उत्तर भारत के तटीय मैदान। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हमारा तट है कैसा। जैसे अगर देखा जाए ध्यान से तो ये हमारा शिवालिक है, ये हमारा लघु हिमालय है, और ये हमारा बृहद हिमालय है। अब कहेंगे ये क्या है, ये क्या है? तो हम आपको अभी बता रहे हैं, 1 मिनट रुक जाओ बस। ये नदियाँ मान लो यहाँ से निकल रही हैं। ठीक है। ये यहाँ से नदियाँ निकल रही हैं और ऐसे ऐसे धीरे धीरे ढाल पे चली जा रही है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ, इसको बोलते हैं बृहद हिमालय। बृहद हिमालय। ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे लघु हिमालय, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? शिवालिक। ये शिवालिक हिमालय है। ये हमारी नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। ठीक है। और पूरा ऊंचाई से इतना ज़्यादा आपको देखने से लग रहा है कि ये ढाल बहुत ज़्यादा है। ठीक है। यहाँ से इतना तेज़ी से स्पीड में आती हैं, आप चले जाइए उत्तराखंड में, इतना ऊंचे से नदियाँ तेज़ी से आती हैं, पूरा बड़े बड़े चट्टान तोड़ कर लेके आती है नदियाँ। और एक समय ऐसा आता है शिवालिक के साइड में ये बहुत बड़े बड़े पत्थर या फिर चट्टान हम लोग बोल सकते हैं इकट्ठा कर देती है। ठीक है। और इस चट्टान पे जब नदियां बहने लगती है ना, तो आपको ऊपर से देखने को लगेगा कि पहाड़ी है, इसमें नदी तो है नहीं, लेकिन इन चट्टानों के बीच में ये गैप है। ठीक है। तो ये गैप में बहने लगती है, मतलब कि ऊपर से दिखेगा नदी बह ही नहीं रही है, नदी यहाँ पे है ही नहीं, और उसके चट्टानों के बीच बीच में से ये नदियां बहने लगती हैं। ऐसे क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? भाबर क्षेत्र बोलते हैं। ऐसे क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम लोग? भाबर क्षेत्र बोलते हैं। भाबर क्षेत्र। भाबर क्षेत्र अगर पूछ लेता है कैसे क्षेत्र को बोला जाता है, तो हम लोग बता सकते हैं कि भाबर क्षेत्र उस क्षेत्र को बोलते हैं जहाँ से
हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं, काट छाट के पत्थर चट्टान लेके आते हैं और चट्टान में खुद समा जाती हैं। चट्टानों के अंदर से पानी निकलता है और चट्टानों के अंदर अंदर से नदियाँ बहती हैं। तो ऐसे क्षेत्र को भाबर क्षेत्र बोलते हैं। अच्छा, जब यहाँ पत्थरों से चट्टानों से नदियाँ निकलती हैं तो एकाएक पूरा मैदानी क्षेत्र में जाती हैं। तो मैदानी क्षेत्र में जाने पर ये पूरा का पूरा क्या होता है, फैल जाती हैं। फैल जाती हैं तो ऐसे क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, ये दलदली हो जाएगा। ठीक है, इसको दलदलीय क्षेत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दलदलीय क्षेत्र। या फिर इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तराई क्षेत्र बोलते हैं। तराई क्षेत्र इधर शिवालिक हिमालय के नीचे ही स्टार्ट हो जाता है, भाबर के बाद से तराई क्षेत्र। अच्छा, तराई क्षेत्र में क्या होता है, यह पूरा का पूरा साल भर दलदल रहता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत खतरनाक खतरनाक जीव जंतु पाए जाते हैं, मगरमच्छ, घड़ियाल, ये सब जीव खतरनाक खतरनाक इसमें पाए जाते हैं। ये क्योंकि ये पूरा का पूरा दलदली एरिया होता है। ठीक है, ये तराई क्षेत्र होता है। यहाँ पर धान की खेती बहुत बढ़िया से होती है, क्योंकि धान को पानी बहुत चाहिए होता है और यहाँ पर धान बहुत बढ़िया होता है इस क्षेत्र में। ठीक है, तो हमें भाबर क्षेत्र पता चल गया, तराई क्षेत्र पता चल गया। अच्छा, अब हम लोग आगे थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि जैसे मान लो ये नदी बह रही है। ठीक है, अब ये नदी बह रही है तो जब बारिश का समय होता है तो ये नदी अपना जल कहाँ तक लेके आती है, दोनों साइड से बढ़ जाती हैं। ठीक है, मान लो ये वाला एरिया ले ली, ये गंगा नदी मान लो है। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं गंगा। ठीक है, ये गंगा नदी है। ये पूरा का पूरा जब बाढ़ आई तो ये वाला एरिया पूरा समेट ली। ठीक है, ये वाला एरिया पूरा समेट ली, मतलब कि इतने जमीन पे एक लेयर, एक परत बन गई नई मिट्टी की। जहां तक बाढ़ का क्षेत्र था वहां तक एक नई मिट्टी बन गई, मतलब एक पूरा खाद, जैसे गांव में होता है ना कि खाद बोलते हैं, जो यूरिया डाई पोटाश वगैरह डालते हैं खेत में, उसको खाद बोलते हैं गांव में देसी भाषा में। तो एक तरह से हिमालय से बहुत बढ़िया बढ़िया खनिज पदार्थ, मिट्टी, कंकड़ पत्थर के साथ में आते हैं और पूरा मैदानी क्षेत्र में गंगा के अगल बगल, कोई भी नदी के अगल बगल एक परत लग जाती है मिट्टी की। और इस परत को या फिर ऐसे क्षेत्र को ही क्या बोलते हैं, ऐसे क्षेत्र को ही खादर क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, खादर क्षेत्र। ये हो गया खादर क्षेत्र। खादर क्षेत्र काफ़ी उपजाऊ होता है, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी हर साल चेंज होती है। गांव में बोला जाता है कि अगर इस साल इस खेत में हमने ये प्रोडक्ट बो दिया है तो अगले साल यहाँ पर ये न बो के दूसरा, मान लो गन्ना है। ठीक है, तो गन्ना को अगर एक साल एक खेत में बोए हैं तो अगले साल, नेक्स्ट ईयर, एक साल या 2 साल के बाद उसको उसका जगह चेंज कर देते हैं, दूसरे जगह उस गन्ने को लगाते हैं। ऐसे क्या होता है, ज़मीन चेंज करने से उनकी ये मानवता होती है कि यहाँ पर ज़मीन चेंज करेंगे तो उपजाऊ हमारी बढ़िया होगी। तो ये किस लिए चेंज करते हैं, क्योंकि वहाँ की मिट्टी फिर से उपजाऊ हो जाए। लेकिन गंगा के किनारे या फिर तटीय जो नदियों के किनारे जो मैदान है, वहाँ पर तो हर साल नई प्रकार की मिट्टी आ रही है, नए नए खनिज दूसरे दूसरे जगह से आ रहे हैं, पूरा पहाड़ों से, अगल बगल राज्य से कट्टे छट्टे आ रहे हैं। तो हर साल नई नई परत मिल जा रही है। तो ऐसे क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होती है, मिट्टी चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, ऑटोमेटिक ये मिट्टी चेंज होती रहती है। इसीलिए आप देखेंगे कि नदियों के किनारे वाले स्थान पर फसल बहुत बढ़िया होती है। कोई भी फसल बो दो, उसमें आप कोई भी खाद डालो या ना डालो, वो बढ़िया से उपज जाती है, क्योंकि वहाँ की मिट्टी हर साल चेंज हो रही है, वो काफ़ी उपजाऊ हो जाती है। हालांकि इसमें थोड़ा सा नुकसान भी हो जाता है, कभी कभी बाढ़ आती है तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, लेकिन उपजाऊ होती है। हम अभी ये नहीं देखेंगे नुकसान क्या रहा है, उपजाऊ मिट्टी हो जाती है वो। ठीक है, ऐसे क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, खादर क्षेत्र बोलते हैं। अच्छा, कभी कभी बाढ़ बहुत ज़्यादा हो जाता है। गांव में सुने होंगे आप लोग, कहेंगे इस साल बारिश पिछले 10 साल के बाद ऐसी बारिश हुई है। जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो ये जितना हर साल जाती थी दूर तक, उतना न जाके और दूर तक चली जाती है ये मिट्टी। ठीक है, ये नदी और दूर तक चली जाती है, जिससे ये वाला एरिया भी कवर कर ली थोड़ा सा पीछे। और ये मिट्टी हर साल चेंज नहीं हो रही है, लगभग 8 साल 10 साल बाद ये क्या हो रहा है, मिट्टी चेंज हो रहा है। फिर 10 साल 15 साल बाद पता नहीं कब
फिर से यहाँ पर मिट्टी आएगी। तो ऐसे क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? बांगर क्षेत्र। क्या बोलते हैं? बांगर क्षेत्र। हम लोग कितने क्षेत्र पढ़ लिए? पहला तो हमने जाना कि भाबर क्षेत्र क्या होते हैं, जो चट्टान पत्थर कंकड़ पत्थर वाला होते, बड़े बड़े शिलालेख होते हैं, तो उन सब के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? भाबर क्षेत्र बोलते हैं। जो दलदली होता है तो उसे तराई क्षेत्र बोलते हैं, जहाँ पर हमेशा दलदल रहता है, पानी हमेशा रहते हैं, उसको तराई क्षेत्र या फिर दलदली क्षेत्र बोलते हैं। और जहाँ पर नदियाँ हर साल नया नया मिट्टी का निर्माण कर रही है, नया नया परत का निर्माण कर रही है, नई नई मिट्टी ला के जमा कर रही है, जलोढ़ निक्षेप इसको बोलते हैं, तो ऐसे क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? खादर क्षेत्र बोलते हैं। और जहाँ पर कभी कभी नदियाँ अपने बाढ़ का पानी लेके जाती हैं, 8 साल 10 साल बाद मिट्टी चेंज होता है, मिट्टी की नई परत पड़ती है, उसे बांगर क्षेत्र बोलते हैं। इतना ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और इसका विस्तार भारत में कहाँ से कहाँ तक है तो हम लोग बता देते हैं। हमने आपको जब हिमालय पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था कि सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक शिवालिक क्षेत्र का विस्तार है। और हमने शिवालिक क्षेत्र के इधर को नहीं बताया था, क्योंकि इधर शिवालिक थी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय और बृहद हिमालय तीनों ऐसे मिल गए हैं कि शिवालिक का कुछ पता ही नहीं चला है। और शिवालिक थोड़ा सा निचला एरिया है और यहाँ ही से स्टार्ट होता है ये सब क्षेत्र। तो इधर वो आपको वैसे क्षेत्र देखने को नहीं मिलते हैं। आप तीस्ता तक मतलब सिक्किम में देख सकते हैं, सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक, तीस्ता नदी तक, सिंधु से तीस्ता नदी तक क्या होता है? ऐसे क्षेत्र पाए जाते हैं। ऐसे भाबर, तराई, खादर, बांगर, ये सब चीज़ें बहुत सिंपल है, लेकिन एग्जाम में पूछ लेता है तो कहेंगे खादर, बांगर, भाबर, हमने ऐसा कभी नाम ही नहीं सुना है। यही कारण है कि एग्जाम में लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं और खाली हाथ घर आते हैं, तो कहते हैं कि हमारी तैयारी अच्छी नहीं हुई। आप उसको डिटेल में समझिए, उसके बाद एग्जाम में जाइए और आंख बंद करके टिक मारते हुए आराम से घर जाइए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमने यही लिखा है कि भाबर क्षेत्र किसे बोलते हैं? तो उस क्षेत्र को बोलते हैं जहाँ पर नदियाँ चट्टान के साथ बहती हैं, चट्टान या पत्थर के साथ बहती हैं, ठीक है। तराई क्षेत्र कहाँ बोलते हैं? जहाँ पर नदियाँ नदियाँ साल भर अपना जल बिखेरे रहती हैं। ऐसे क्षेत्र को दलदली क्षेत्र या फिर तराई क्षेत्र बोलते हैं। बांगर क्षेत्र हमने बताया था जहाँ पर नदियाँ कभी 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 इन द सेंस 10 से 15 ईयर लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। कभी कभी मिट्टी की नई परत का निर्माण करती है, का निर्माण करती है। खादर क्षेत्र में क्या बताया? नदियों के नदियों के जलोढ़ हर साल लिख सकते हैं, हर साल नदियों के किनारे, हर साल नदियों के किनारे, हर साल हर साल मिट्टी की जो परत बिछ बिछ जाती है उसी क्षेत्र को खादर
क्षेत्र कहते हैं। आई बात समझ में? भाबर क्षेत्र किसे कहते हैं, तराई क्षेत्र किसे कहते हैं, बांगर क्षेत्र किसे कहते हैं और खादर क्षेत्र किसे कहते हैं, ये आपको पता चल गया। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।